अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे टॉपिक का नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपने चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जो कि है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम अगर अपना प्रीवियस टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने देखा था कि किस तरह जो हमारे पास एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनेल्स, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर एक इंडिविजुअल बन जाता है और उसके बाद वो कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोम और बायोस्फीयर लेवल तक जाता है। ये सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ लिए थे। अब जब साइंटिस्ट ने डीप स्टडी स्टार्ट की बायोलॉजी के अंदर तो उन्होंने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। अब जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हुआ, उनको इनका स्टडी करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। मीन्स कि अब एक जो ऑर्गेनिज्म है वो टोटली डिफरेंट होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म हमें सेम टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स मीन खसूसियात एक जैसी हैं, हम उनको एक ग्रुप में रख लेंगे और जिनकी दूसरी डिफरेंट खसूसियात हैं उनको हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे। ठीक है। ग्रुप्स में डिवाइड करने से पहले उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स है ना उनको डिवाइड किया मेन चीज के ऊपर, जो कि थी न्यूक्लियस। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, न्यूक्लियस की बेसिस के ऊपर कैसे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। अब जब उन्होंने न्यूक्लियस की बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना शुरू किया तो उन्होंने दो क्लासेस बनाई। एक क्लासेस आई थी प्रोकैरियोटिक सेल की और दूसरी क्लास आई थी यूकैरियोटिक सेल की। ये सबसे पहले उन्होंने ऑर्गेनिज्म को इस तरह क्लासिफाई करना शुरू किया था। अब जब उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्लासिफिकेशन की तो उन्होंने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, एक डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की एक मेन प्रॉपर्टी है, एक उसकी खसूसियत है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है। ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन थी जिसकी बेसिस पर उन्होंने आगे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम आए। ठीक है। जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन हम सिस्टम यूज करते हैं वो रॉबर्ट विटेकर का यूज करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उससे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था जिसके अंदर सिर्फ प्लांट्स और एनिमल थे, फिर 3 किंगडम आए, फिर अब 5 किंगडम आए और अब 5 किंगडम की बेसिस के ऊपर ही हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। अब साइंटिस्ट ने जब ये 2 मेन क्लासिफिकेशन कर ली, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर और यूकैरियोटिक सेल के ऊपर, इसके बाद इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। अब उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है और जिनके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस है, हम उनको किस तरह क्लासिफाई करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल दिया, एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लॉन्च की। उसके अंदर जो डिफरेंट क्लासेस आती थी वो हमारे पास थी प्रोकैरियोट्स की, प्रोटिस्ट की, फंजाई की, प्लांट्स की और एनिमल्स की। ये बेसिकली हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसके थ्रू हम आज सारे ऑर्गेनिज्म को समझते हैं, पढ़ते हैं और डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हम डिस्कवर कर रहे हैं उनको इसके अकॉर्डिंग रखते हैं, अरेंज करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स बच्चों क्या होता है, प्रोकैरियोट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके अंदर डिफरेंट जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास जीन होती है उसने भी फ्लो करना होता है, सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है। डिफरेंट रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इनके अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंस होती है डिफाइंड न्यूक्लियस की। और इसके अंदर जो हम एनिमल्स रखते हैं या ऑर्गेनिजम्स रखते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है अमीबा। अमीबा हमारे पास एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। डिफाइंड न्यूक्लियस मींस के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दूसरे बच्चों आता है प्रोटिस्ट। अब यहां से प्रोटिस्ट रेंजेस सारी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। मींस कि इनके अंदर सब के सब डिफाइंड न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी हैं। ये आपने बात याद रखनी है। यूकैरियोटिक सेल की क्या पहचान है, यूकैरियोटिक सेल की पहचान ये है कि उनके पास एक डिफाइंड न्यूक्लियस हो, नंबर 1, और दूसरी उनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हो। ये पहचान है किस चीज की, एक यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है। प्रोटिस्ट का बच्चों बेसिकली वर्ड जो है वो प्रोटिस्टोस से आया है। मैं यहां पर लिख भी देती हूं, प्रोटिस्टोस से आया है।
ठीक है, इसका मतलब होता है वेरी बिगनिंग, ठीक है, बहुत लगे बहुत पुरानी बात, ठीक है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है हमारे पास। यूकैरियोटिक सेल अगर ये हमारे पास है तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते हैं वो आते हैं यूग्लिना। ये हमारे पास क्या है, एक प्रोटिस्ट है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन आती है वो आती है फंजाई की। फंजाई के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा कि फंजाई क्या होती है। फंजाई भी हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल ही होती है। इसका भी डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसके पास भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स, अब फंजाई जो थी ना, इन तीनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। फंजाई और प्लांट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती है ना, क्योंकि इनकी सेल वाल जो होती है वो तकरीबन सेम मटीरियल से लगता है बनी हुई है, लेकिन बनी नहीं होती है। फंजाई की जो सेल वाल होती है बेसिकली बनी होती है काइटिन की, जबकि जो प्लांट्स की सेल वाल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। अब प्लांट्स और एनिमल्स आ गए। अब प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल होता है, मींस कि इनका भी डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं। और जो डिफरेंट एनिमल्स हमारे पास आए थे उन्होंने उसको एनिमल्स के अंदर रख दिया, और डिफरेंट जो हमारे पास प्लांट्स हम डिस्कवर करते हैं डिफरेंट टाइप्स, उनको हमने किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया, किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दिया। ये बेसिकली हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन आती है बच्चों, वो आती है बेसिस ऑफ सेल्स के ऊपर। जितने हमारे पास सेल्स होंगे उसकी बेसिस के ऊपर, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और या फिर मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है, वन। सेलुलर का मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ओनली सिंगल सेल होगा हम लोग कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडिंग अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। अब आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना कि यूनिसेलुलर के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स ही आएंगे। नो, जो यूग्लिना है वो हमारे पास क्या है, वो एक प्रोटिस्ट है, तो प्रोटिस्ट भी आ सकता है, प्रोटिस्ट भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। कॉलोनियल, कॉलोनियल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का, आप इसको गौर से समझो। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। हमने पढ़ा था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स के अंदर कि सेल्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आपस में एसोसिएट कर जाते हैं, असेंबलेज कर जाते हैं, तो हमारे पास टिश्यूज बनते हैं। लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, सेल्स जो होते हैं वो आपस में रह रहे होते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन आपस में इस तरह असेंबलेज नहीं करते कि टिश्यूज बना लें। मीन्स कि हर एक सेल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। हर एक सेल जो होता है वो अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करता है, वो किसी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, आपकी बुक पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, डिवीजन ऑफ लेबर से आपके जहन में क्या आता है बच्चों, पहले आप मुझे ये बताओ, लेबर क्या होती है, मजदूरी। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि आपका जो काम है मजदूरी है उसको डिवाइड कर देना। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना वो खुद काम कर रहे होता है अपना, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर जो होती है वो एनिमल्स में ज्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा हनी बीज के अंदर, उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक क्वीन होती है, कुछ वर्कर्स होते हैं और कुछ सोल्जर्स होते हैं। अब ये सारे क्या करते हैं, ये सारे असिस्ट करते हैं क्वीन को, और क्वीन क्या काम कर रही होती है, सारे मिलकर क्या काम कर रहे होते हैं, हमें हनी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हनी दे रहे होते हैं। तो ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। हर एक सेल जो होता है वो अपना खुद पे इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा होता। इसकी एग्जाम्पल जो आपकी बुक पे मेंशन है वो गिवन है वोल्वॉक्स की। वोल्वॉक्स बच्चे बेसिकली एक हमारे पास बैक्टीरियल एल्गी है। तो वोल्वॉक्स जो बेसिकली क्या होता है, वो एक हमारे पास एक बैक्टीरियल एल्गी है जो क्या करती है, परफॉर्म अपना कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना सारे काम प्रोसीड करती है, और किसी दूसरे के ऊपर जो इसके सेल्स हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लास्ट पे आता है मल्टीसेलुलर। अब हमने मल्टीसेलुलर की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है। मल्टीसेलुलर के अंदर क्या होता है, सेल्स जो होते हैं वो आपस में अरेंज होते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज फर्दर अरेंज होते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स फर्दर अरेंज होते हैं तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये होता है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके थ्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अरेंज होते हैं। इसके अंदर हमारे पास आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। अब बच्चों मैंने आपको कुछ सेल्स की मैं आपको पिक्चर्स वगैरह दिखा दूं। मैंने आपको ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की और प्लांट्स और एनिमल सेल्स की पिक्चर्स दिखा चुकी हूँ। ये कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है एक बैक्टीरियल सेल की, जो कि क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल। अब देख रहे हो यहाँ पर कहीं भी न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर, लेकिन हमारे पास डीएनए है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करता है। सारी चीजें हैं, साइटोप्लाज्म भी है, राइबोसोम्स भी हैं, ठीक है, मेसोसोम्स भी हैं, सेल वॉल भी है, कैप्सूल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। जो फंक्शनिंग है ना इन सब की वो सिमिलर ही है।
सारे सेल जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं। बस नाम क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल फंक्शनिंग जो है वो इनको डिस्टिंग्विश कराती है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। अब दूसरे पे आता है हमारे पास यूग्लिना। अब यूग्लिना क्या है, हमारे पास एक प्रोटिस्ट है। अब देखो यहाँ इसके अंदर एक डेफिनेट न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूकैरियोटिक सेल है। फ्लैचुलम है इसके पास, स्टिग्मा, आई स्पॉट, फोटोरिसेप्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ। अब देखो इसकी क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर गोल्जी अपरेटस है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। ये क्या चीजें शो करी कि इसके अंदर सिमिलैरिटी शो करी है प्लांट्स और एनिमल्स के साथ। इसी चीजों ने तो कंफ्यूज किया था साइंटिस्ट को पहले जमानों में कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, इनके जो फीचर्स हैं, इनके जो ऑर्गेनल्स हैं वो सेम है, उनकी फंक्शनिंग भी सेम है, तो हम किस तरह इनको एक साथ पढ़ सकते हैं। जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पर आता है, इनके लिटिल लिटिल फंक्शन के अंदर। ठीक है, इसलिए अब देखो जो यूग्लिना होता है हमारे पास, वो क्या करता है, वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो हम कैसे इसको प्लांट्स के अंदर रख सकते हैं। तो यही चीजें थी, यही बेसिस थी जो इनको डिफरेंशिएट करवाती है और हमने इनको अलग किंगडम्स के अंदर रख दिया। दूसरे पर ये आता है फंगल सेल। अब देखो फंगल सेल के अंदर क्या है, एक डिफाइंड न्यूक्लियस है, फंजाई है हमारे पास, एक यूकैरियोटिक सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर ऑफ द सेल है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर काइटिन रादर देन सेलुलोज। ये डिफरेंशिएट कराता है किसके साथ। अब देखो फंजाई को भी उन्होंने क्या किया, प्लांट्स के साथ रखा था पहले। ठीक है, क्यों रखा था, क्योंकि हमारे पास फंजाई और इसके प्लांट्स के अंदर सिमिलैरिटीज थी। अब उन्होंने क्या बताया कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की, जबकि जो एनिमल्स की सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। तो ये डिफरेंसेस जो थे, इन्होंने साइंटिस्ट को प्रोवोक किया कि हम अलग जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन देते हैं, डिफरेंट किंगडम्स देते हैं। तो ये था बेसिकली आपके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अभी आपके 2 टॉपिक्स रहते हैं जिसके अंदर हम मस्टर्ड प्लांट और फ्रो के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और उनको हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनसे फंक्शनिंग होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि इस लेक्चर वीडियो की आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।